फिल्म की शुरुआत मैक्स मैकगराथ अपनी छत पर बैठे हुए करते हैं। अपने सामने की एक तस्वीर खींचते हैं, घर का नजारा और उदास होकर नदी के उस पार फैक्ट्री को देखना। उसकी माँ मॉली उसे अनपैकिंग में सहायता करने के लिए कहती है। वो उसे बताती है कि यह उनका अंतिम घर है अब और जगह नहीं बदलने का वादा करती है और यह वादा करती है उनके लिए एक नई शुरुआत होगी। तो मैक्स मजाक में कहता है कि यह उनकी 9वीं नई शुरुआत है। जैसे ही वह एक बॉक्स खाली करता है, वह प्यार से उनकी एक पुरानी पारिवारिक तस्वीर को देखता है जब वह उसकी थी। पिता अभी जीवित थे। उसकी माँ अंदर आती है और वह पूछता है कि क्या उसके पिता की मृत्यु उनके घर के पास कारखाने में हुई थी। वह उदास होकर जवाब देती है कि यह आईडी थी। बिजली का एक संक्षिप्त उछाल रोशनी और टेलीविजन को बाधित करता है। जब वह चली जाती है तो मैक्स को पता चलता है कि उसके हाथों से एक अजीब ऊर्जा निकल रही है क्योंकि वह लहरें चला रहा है उन्हें टीवी के सामने। जैसे ही मैक्स अगले दिन अपनी बाइक से स्कूल जाता है, वह रुक जाता है और एक परित्यक्त को देखता है। एंटीक बिल्डिंग। इस समय उसे अपनी माँ से एक पाठ संदेश मिलता है, लेकिन जैसे ही वह उत्तर देने के लिए स्वाइप करता है, उसकी ऊर्जा डिवाइस के साथ हस्तक्षेप करता है और काम करना बंद कर देता है। फिर वह एक पिकअप ट्रक के साथ निकट टक्कर से बचने के लिए अपनी बाइक की सवारी को स्कूल तक जारी रखता है। वह बाइक से गिर जाता है और उसका सिर जमीन पर लग जाता है। जमीन पर लेटते ही ड्राइवर दौड़ता है, उम्मीद करता है कि उसे ज्यादा चोट नहीं आई है। वह अपने सिर पर झुक जाती है और पूछती है कि क्या वह ठीक है, जबकि मैक्स मजाक करता है कि वह हर साल ऐसा करता है। वह उसे स्कूल के बाद वहां मिलने के लिए कहती है और उसकी बाइक को देखने का वादा करती है। बाद में वह अपनी कक्षा में देर से आता है और मैक्स शिक्षक को अपना परिचय देता है। उसका अंतिम नाम सुनकर शिक्षक पूछता है कि क्या वह जिम मैकगराथ का बेटा है, और वह अनिच्छा से पूछता है। हाँ कहता है, जबकि उसके सहपाठी इस रहस्योद्घाटन से हैरान हैं। तो शिक्षक टिप्पणी करता है कि उसके पिता एक उल्लेखनीय व्यक्ति थे। कक्षा के बाद वह हॉल ऑफ साइंस को समर्पित करने के बारे में एक लेख से कटे हुए अखबार को देखता है। जिम मैकगराथ को वह गहरी भावनाओं में अपनी मुट्ठी भींचता है। उसके अनजाने में वह जो ऊर्जा छोड़ता है वह कुछ ट्रिगर करता है। स्कूल के बाद सोफिया मैक्स को वापस अपनी जगह पर ले जाती है, जहां वह उसे ठीक करने में मदद करती है। साइकिल। वो उसे धन्यवाद देता है, उसे तीव्रता से देखता है। फिर अचानक एक रेडियो चालू होता है और वह जल्दी करता है छोड़ जाना। बाद में मैक्स आता है और अपने पिता के एक पूर्व सहयोगी माइल्स से मिलता है, जो उनके साथ जुड़ जाता है। रात का खाना। उनकी बातचीत के दौरान मॉली ने खुलासा किया कि माइल्स ने उन्हें वापस कॉपर में ले जाने के लिए मना लिया। घाटी। माइल्स का कहना है कि वह में काम करता है और उसे चलाता है। माइल्स उसे बताता है कि वह अपने पिता की दुर्घटना की रात, मैक्स के पिता की रात वहां था, मर गया और उसे बचाने की कोशिश की। उसी समय पर विषय पानी के पूल में चमकने लगता है। इसे सौंपे गए 2 वैज्ञानिक जांच करना शुरू करते हैं। पानी हवा में फट जाता है, एक क्रिस्टलीकृत वेब बनाता है जो चारों ओर रासायनिक संरचनाओं जैसा दिखता है। स्टील नाम का उड़ने वाला रोबोट जैसा ड्रोन। यदि रोकथाम कक्ष में कोई उल्लंघन होता है तो वैज्ञानिक सुरक्षा की मांग करते हैं। एक भारी हथियारों से लैस टीम आती है और उसे निर्देश दिया जाता है कि वह विषय को बाहर न जाने दे। फिर भी ये पहले ही नियंत्रण कक्ष का उल्लंघन कर चुका है। रोबोट सभी सशस्त्र कर्मियों को पार करने और इमारत से बाहर निकलने का प्रबंधन करता है। घर में वापस रहस्योद्घाटन मैक्स को परेशान करता है और बिजली अचानक चली जाती है। मैक्स बेसमेंट में जाता है और सर्किट ब्रेकर को पुनरारंभ करता है। जैसे ही वह खाने की मेज पर जाता है, वह अपनी माँ और के बीच कुछ बातचीत सुनता है। नीलो। मॉली जोर देकर कहती है कि मैक्स अभी भी बच्चा है और जो हुआ उसे सुनने के लिए तैयार नहीं है। उस शाम मैक्स अपने पिता की मृत्यु के आसपास की घटनाओं को देखता है। वह इसके कुछ वीडियो ऑनलाइन देखता है, लेकिन उसका कंप्यूटर अचानक बंद हो जाता है। वह चिढ़ जाता है और उसे फिर से चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ अचानक छूटने लगता है। उसके हाथों से चमकती नीली ऊर्जा। वह उसके ऊपर एक तकिया लगाकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह उसकी जांच करता है, ऊर्जा अभी भी मौजूद है। वह इसे बंद करने की आज्ञा देता है और सीखता है कि वह इसे अपनी इच्छानुसार चालू और बंद कर सकता है। वह इसे एक बार फिर से खोलता है और यह ऊर्जा का एक उछाल छोड़ता है जो सारी बिजली बंद कर देता है। फिर एक बार अगले दिन जंगल में वह अपनी नई शक्तियों के साथ प्रयोग करता है। वह अपने द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा का उपयोग उन्हें शक्ति प्रदान करने के लिए कर सकता है। वह गलती से बहुत अधिक ऊर्जा पैदा करता है, जिससे उपकरण में आग लग जाती है। अगले दिन स्कूल के कैफेटेरिया में वह अचानक सोफिया से बाधित हो जाता है। हालांकि वह उसे नहीं सुन सकता है, इसलिए उसके पास की लड़की उन दोनों के शोर से नाराज हो जाती है। कारण और वह व्याख्या करती है कि सोफिया उसे क्या बताने की कोशिश कर रही है। सोफिया कल 4 बजे मेन स्ट्रीट पर थाई स्थान पर मैक्स से मिलना चाहती है। निमंत्रण के कारण मैक्स में भावनाओं का उछाल आ जाता है।
और उसकी शक्तियाँ हस्तक्षेप करने लगती हैं। पास की वेंडिंग मशीन के साथ ये फर्श पर सोडा के कुछ डिब्बे छोड़ने का कारण बनता है। कई अन्य छात्रों ने जारी किए गए डिब्बे को हड़पने के लिए हाथापाई की। अपनी गलती का एहसास होने पर वह अपना सामान लेने और जाने के लिए चिल्लाता है। घर पर मैक्स अपने लैपटॉप पर रबर के दस्ताने का उपयोग करके अपनी शक्ति के बारे में शोध करता है। एक और विद्युत हस्तक्षेप। अपने शोध को छोड़ते हुए वह अपनी मां के पास अपने पिता के बारे में सवाल करने के लिए पहुंचता है। वह उसे बताता है कि शहर में हर कोई उससे ज्यादा जानता है और उसे नहीं पता कि क्या है, उसके साथ क्या हुआ या उसकी मृत्यु कैसे हुई। उसकी मां कहती है कि यद्यपि वो उसे और बताना चाहेगी, उसकी कहानी और भी हो सकती है। सीधा उनके बारे में जाने अनजाने एक अज्ञात इकाई उसे ट्रैक कर रही है और बाहर उसकी ऊर्जा का पता लगा रही है। उसका घर। अगले दिन वह थाई संयुक्त के लिए बाइक चलाता है, जबकि अज्ञात इकाई उसे और उसकी ऊर्जा को ट्रैक करती है। थाई स्थान पर सोफिया मैक्स को बोबा चाय से परिचित कराती है, जिससे वह हैरान और भ्रमित हो जाता है। बातचीत के दौरान दोनों के बीच संबंध बढ़ते जा रहे हैं। वह उसे बताती है कि वह उसके रहस्य के बारे में जानती है और वह इसे घबरा जाती है, लेकिन ये केवल इस बारे में है कि वह उसे स्कूल के आसपास कैसे देखती है, लेकिन किसी मित्र समूह में शामिल नहीं होती है। इसलिए वह उसे शहर के चारों ओर दिखाना चाहती है। जब वह उसका नंबर मांगती है तो उसका फोन काम नहीं कर रहा होता है और वह अचानक से अभिभूत हो जाता है। ऊर्जा की एक भीड़। वह कोशिश करने और ठीक होने के लिए बाथरूम में जाता है, लेकिन इसके बजाय घबराहट की स्थिति में प्रवेश करता है। वह इस बार अपनी शक्तियों को नियंत्रित नहीं कर पाता और उसकी छाती भी नीली ऊर्जा से दमकने लगती है। वह छोड़ देता है, सोफिया से जल्दी से माफी मांगता है और अपनी बाइक पर रेस्तरां से भागता है, पास के जंगल में जहां वह पैदल ही चलता है। इस बिंदु पर वह दर्द में चिल्लाना शुरू कर देता है और बिजली की किरणें बाहर निकलने लगती हैं, उसकी और आकाश की ओर। अगले दिन मैक्स अपने बिस्तर पर जागता है, राहत महसूस करता है कि उसकी शक्तियां बंद हो गई हैं। वह अपनी चादर और शर्ट पर जले हुए छेद देखता है और उसकी छाती पर घाव करता है, जिससे वह भ्रमित हो जाता है। वह उड़ने वाले ड्रोन जैसी वस्तु की उपस्थिति के बारे में अधिक भ्रमित है, जिससे बात की जा सकती है। वह अंग्रेजी में है और मैक्स का नाम जानता है। मैक्स उससे पूछता है कि यह क्या है और वह उसे बताता है कि यह एक परजीवी सिलिकॉन आधारित जीवन रूप है और ये दावा करता है कि किसी ने उसका नाम स्टील रखा था। ये भी दावा करता है कि जो कुछ भी उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है, उससे मैक्स को बचाने के लिए वह वहाँ है। स्टील मैक्स को अपनी ऊर्जा के बारे में बताता है और मैक्स इसके बारे में और जानना चाहता है, लेकिन स्टील का ध्यान आसानी से विचलित होता है। जैसा कि मॉली शोर सुनती है और शोर के स्रोत की जांच करने की कोशिश करती है, मैक्स स्टील को अंदर छिपा देता है। उसकी कपड़े धोने की टोकरी। मॉली उससे शोर के बारे में सवाल करती है और वह दावा करता है कि यह एक बुरा सपना था। वह उसे ये भी याद दिलाती है कि अगर उसने जल्दी नहीं की तो उसे देर हो जाएगी। स्टील तब मैक्स को बताता है कि वह उसकी अत्यधिक टचियन ऊर्जा को अवशोषित करके उसकी मदद कर सकता है। वह बिल्डअप को अवशोषित करने के लिए मैक्स की छाती में विलीन हो जाता है। जैसा कि दोनों जंगल में आगे की स्थिति पर चर्चा करते हैं, स्टील बताते हैं कि वह खिलाते हैं मैक्स की अतिरिक्त टचियन ऊर्जा। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो मैक्स में विस्फोट हो सकता है, जो कि स्टील के दूसरे दिन हो सकता था, मदद करने के लिए नहीं था। जैसा कि वे बात कर रहे हैं, उन्होंने एक काले रंग की एसयूवी की उपस्थिति देखी। कई लोग वाहन से बाहर निकलते हैं और स्वचालित हथियारों से लैस होकर उनकी ओर बढ़ते हैं। मैक्स स्टील को बताता है कि यदि वे उसे ढूंढते हैं, विशेष रूप से स्टील को एक एलियन के रूप में, तो वे विच्छेद कर देंगे। उसका हथियारबंद लोग उन्हें सुनते हैं, इसलिए दोनों उसकी बाइक पर भाग जाते हैं। स्टील उसे उसकी झलक दिखाता है जो उसे याद है। वह इसे स्टील की नजर से देखता है और ये बताता है कि वे एक दूसरे से क्यों जुड़ते हैं। वह पूछता है कि अल्ट्रालिंक क्या है और ये बताता है कि वे खतरनाक हैं और दुनिया को नष्ट कर देते हैं। वे इसे स्कूल बनाते हैं, जहां वह स्टील को अपने बैग में छिपा कर रखता है। स्टील हालांकि चुप रहने से इनकार करता है, जिससे उसके साथी छात्रों को बहुत अजीब लगता है। के रूप में वह दूर बात करता है। वह सोफिया से टकराता है और वह उससे सवाल करती है कि किस वजह से उसने अपनी डेट छोड़ दी। वह दावा करता है कि उसके पास एक बुरा सिरदर्द था जिसने उसे छोड़ दिया और उसे ठीक करने का वादा किया। जल्दी मैक्स स्टील से पूछता है कि क्या उसके पास और यादें हैं जो बता सकती है कि हथियारबंद लोग पीछा क्यों कर रहे हैं उन्हें। स्टील उसे बताता है कि अल्ट्रालिंक्स ने उस पर हमला किया और वे हमेशा उनके लिए आते हैं। स्टील उसे बताता है कि अल्ट्रालिंक तत्वों में हेर फेर कर सकता है और तूफान बना सकता है। बाद में परित्यक्त भवन में स्टील मैक्स को अपनी शक्तियों की सीमा के बारे में बताता है। स्टील बताते हैं कि अगर वे एक साथ काम करते हैं तो वे बनने के लिए टचियन ऊर्जा का सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। टर्बो ऊर्जा शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाना।
जैसा कि मैक्स अपनी गति और शक्ति के साथ अधिक प्रभावी ढंग से प्रयोग करता है, स्टील उसे बताने की कोशिश करता है युद्ध की रणनीति के लिए उनके उपहार के बारे में। वह अपनी शक्तियों का उपयोग करना सीख रहा है, जिसमें कई मंजिलों पर ऊपर और नीचे कूदना शामिल है। स्टील मैक्स को समझाता है कि क्या होता है जब दोनों मिलकर मैक्स को सुपर हीरो की तरह पहनाते हैं। कवच का सूट। जब वह कवच पहनता है तो वह स्टील की यादें देखता है। उनमें से कुछ में वह अपने पिता को देखता है। स्टील बताते हैं कि जिस बवंडर ने उन्हें मारा वह बवंडर नहीं बल्कि अल्ट्रालिंक्स था। मैक्स ने फैसला किया कि उसे जाकर माइल्स से इस बारे में बात करनी चाहिए। वहाँ रास्ते में वह लगभग फिर से सोफिया की ट्रक से टकरा गया। जैसा कि वे बात कर रहे हैं, स्टील उसे खतरों के प्रति सचेत करता है और वह काली एसयूवी को दूरी में देखता है और एक बार फिर इसके लिए भाग दौड़ करता है। वह तय करता है कि उसे और स्टील को पास की गली में अलग हो जाना चाहिए और स्टील को उसे खरीदने का आदेश देना चाहिए। तभी सोफिया फिर अपना रास्ता गली से बाहर कर देती है और मैक्स का सामना करती है। इस बिंदु पर वह सोफिया से उसे एंटेक तक ड्राइव करने के लिए कहने का फैसला करता है, क्योंकि वह दावा करता है कि वह नहीं करता है। रास्ता पता है। ड्राइव के दौरान मैक्स बताते हैं कि उनके पिता की मृत्यु तब हुई जब वह छोटे थे और वापस चले गए। शहर उसे अपने डैड से निपटने में कुछ कठिनाई पैदा कर रहा है। वे दोनों ड्राइव के दौरान और बंद जाते हैं और वह उसे अगली बार बाहर घूमने के लिए कहता है। अंत में पहुंचने पर माइल्स ने उनका स्वागत किया। मैक्स माइल्स को निजी तौर पर बात करने के लिए कहता है। मैक्स उसे क्या हुआ उसके बारे में और बताने के लिए कहता है, लेकिन वृद्ध व्यक्ति कुछ भी प्रकट करने के लिए अनिच्छुक है। अधिक वह बताते हैं कि उनके पिता एक ऐसे उपकरण पर काम कर रहे थे जो मदद करने के लिए ऊर्जा का दोहन करने में सक्षम था। इंसानियत, यह उनके पिता का सपना था। माइल्स डिवाइस को मैक्स की ऊर्जा लेते हुए देखता है। अचानक ऊर्जा का एक और उछाल आ रहा है। मैक्स भाग जाता है और दूर जा रहा है। सुविधा में एक चकित सोफिया वापस। जैसे ही वह घर भागता है, ये पहले से ही अंधेरा है और एक बड़ा तूफान आ रहा है जिसे वह मानता है अल्ट्रालिंक्स हो सकता है। मैक्स रेलवे ट्रैक के पास छिपने की कोशिश करता है। वह एक महिला को सुनता है और उसे अपने हाथों से ऊर्जा का उपयोग करके अपनी कार को फिर से शुरू करने में मदद करता है। उसे तूफान से अवगत कराया। वह फिर एक गैराज में शरण लेता है और एक छर्रे उसके पैर को रास्ते में छेद देता है। वह जिस इमारत में है वह उड़ जाती है, जिससे वह फिर से उजागर हो जाता है। मैक्स सबसे पहले एक लाल आंखों वाली अल्ट्रालिंक के साथ आमने सामने आता है, एक विदेशी जाति जो नियंत्रित कर सकती है तत्व, और उस हमले की शुरुआत करता है जिसने उसके पिता को मार डाला। सौभाग्य से स्टील उसकी मदद करने के लिए समय पर आता है और यह कवच बनाने के लिए मैक्स के साथ विलीन हो जाता है। वह मैक्स को बताता है कि वह कैसे वापस लड़ सकता है, लेकिन उन्हें मिशिक मिलता है जो उन्हें अलग करता है। वे एक बार फिर विलीन हो जाते हैं और अल्ट्रालिंक सामने आ जाता है। मैक्स दुश्मन को गिराने के लिए अपने टर्बो एनर्जी चार्ज का इस्तेमाल करता है। स्टील की याददाश्त होती है और मैक्स देखता है कि स्टील ने अपने पिता को बहुत पहले ही धोखा दे दिया था। स्टील ने खुद का बचाव किया, ये दावा करते हुए कि उसने मैक्स के पिता के साथ मिलकर उनका मुकाबला किया, लेकिन मैक्स ने मना कर दिया। इसे स्वीकार करने के लिए वह अकेला ही जाता है और अपने घर को बख्तरबंद आदमियों से घिरा हुआ देखता है। वे उसे देखते हैं, लेकिन वह जल्दी से भाग जाता है और मैक्स मदद के लिए सोफिया की ओर मुड़ता है। वह अपने हाथों को बचाने के लिए उसके फोन, ट्रक और रबर के दस्ताने मांगता है। वह माइल्स से फोन पर बात करते हुए भाग जाता है। माइल्स उसे बताते हैं कि ऐसा पहले भी हो चुका है। अल्ट्रालिंक्स के बारे में जानने के बाद वे शायद मॉली को उसके पिता की पुरानी प्रयोगशाला में छोड़ गए। एंटेक सुविधा। उसी समय सोफिया मैक्स को घर बुलाती है और मॉली, जो घर पर सुरक्षित है, फोन का जवाब देती है। सोफिया उसे बताती है कि एक उन्मत्त मैक्स आया और उसने अपनी कार उधार लेने के लिए कुछ सामान मांगा और फोन और वह अभी खत्म हो गया। मॉली उसे बताती है कि सब कुछ ठीक है और वह उसे वापस बुला लेगी। मॉली बख्तरबंद आदमियों की ओर मुड़ती है। वे अब उससे आदेश लेते हैं, इसलिए वह उन्हें खोजने का आदेश देता है। उसका बेटा। इस बीच परित्यक्त सुविधा के अंदर मैक्स को पता चलता है कि स्टील बंद हो गया है। उनके लिंक के माध्यम से एक फ्लैशबैक होता है, उनके पिता की मृत्यु की रात की स्मृति। लैब अल्ट्रालिंक्स के हमले का सामना कर रही थी। जिम लड़ाई में अपनी ऊर्जा को प्रसारित करने के लिए डिजाइन किए गए हार्नेस में बंध गया। हालांकि माइल्स, जिसने अल्ट्रालिंक्स का पक्ष लिया है, ने इसका उपयोग अपनी ऊर्जा नियोजन को निकालने और जब्त करने के लिए किया, जिम को निकालने और उसे मारने के लिए। लेकिन जिम स्टील को ठहराव में जाने का आदेश देता है, जबकि वह कोर को ओवरलोड करता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। माइल्स ने खुलासा किया कि जिम मैकग्राथ एक एलियन था जो स्वाभाविक रूप से अशांति पैदा करता था। एक लाल बख्तरबंद माइल्स मैक्स का सामना करता है। दोनों लड़ने लगते हैं, लेकिन मैक्स के लाल सूट में माइल्स का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन उसे अपनी ऊर्जा का उपयोग करने के लिए मैक्स की जरूरत है।
वो मैक्स को कोर में प्रवेश करने की धमकी देता है और वह ऐसा अनिच्छा से करता है। स्टील जाग जाता है और मैक्स गलतफहमी के लिए उससे माफी मांगता है। बिजली जनरेटर से बंधे मैक्स अपने पिता की तरह कोर को ओवरलोड करने की योजना बना रहा है और कवच बनाओ अब अपने कवच में लिपटे हुए दोनों मीलों का सामना करते हैं। वे एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते हैं। फिर स्टील्थ मोड को सक्रिय करता है और दस्तक देने की कोशिश करता है। मीलों बाहर, लेकिन वे नीचे गिर जाते हैं और माइल्स उसकी ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। फिर बख्तरबंद आदमी आते हैं और मैक्स की रक्षा करने की कोशिश करते हुए माइल्स पर गोली चलाते हैं, लेकिन उन्हें पीछे हटना पड़ता है। एक बार माइल्स द्वारा एक दीवार पर पिन करने के बाद मैक्स अपनी सारी ऊर्जा माइल्स में डालना शुरू कर देता है। यह मीलों को अभिभूत कर देता है और उसे विस्फोट करने का कारण बनता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और वे लड़ाई जीत जाते हैं। बाद में मैक्स और स्टील को होश आ गया। लड़ाई से स्पष्ट रूप से थक गए। मॉली आती है और अंत में वह अपने बेटे को सब कुछ बताना शुरू कर देती है। अल्ट्रालिंक्स उसका शिकार करने की कोशिश कर रहे थे। यही वजह है कि उसने लगातार अपना बदलाव किया था। उनसे बचने का स्थान। मॉली भी मैक्स को लटकन देती है और उससे कहती है कि वह जल्द ही समझ जाएगा कि यह क्या है। स्टील इसका उपयोग अपने पिता द्वारा उनके लिए छोड़े गए सितारों की सरणी को 3 आयामी बनाने के लिए करता है। अंतरिक्ष का नक्शा। मॉली से सुलह करने के लिए उत्सुक मैक्स अपने अजीब व्यवहार के लिए माफी मांगता है। वह उसे बताता है कि वह सही है और उसे अपना एक हाथ से तैयार करके उसे नोटिस करने के लिए धन्यवाद देता है। चित्रों। ये वह क्षण था जब उसने पहली बार उस पर आंखें रखी और वह उसे उल्टी दिखाई दी। इशारे से छुआ। वह जुनून के साथ उसे चूम लेती है। फिल्म स्टील की सहायता से मैक्स और स्टील के कवच में उड़ान भरने के साथ समाप्त होती है।